हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ओल्ड एडिशन का पहला चैप्टर प्रारंभिक कथन कब, कहाँ और कैसे। इसको मैंने वैसे आधा पढ़ाया था, लेकिन वही ना कि आधा अधूरा नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैं शुरू से ही स्टार्ट करूँगी इसको। सबसे पहले यहाँ एक रशीदा का सवाल दे रखा है, ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करते, बस रशीदा एक अखबार पढ़ रही है और उसमें उसने एक हेडलाइन देखी, सुर्खी देखी और वह सोच रही है कि कोई कैसे जान सकता है कि कुछ वर्षों पहले क्या हुआ था करके। ठीक है, अब यहाँ पे है यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम्हें रेडियो सुन सकते हो, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, रेडियो, टेलीविज़न, आज तो फ़ोन है, तो मेन सोर्स आज फ़ोन ही है। ठीक है, और या अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, अब चाहे वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो, ठीक है, और चाहे ऑफलाइन न्यूज़पेपर हो। ठीक है, आज जो है AI भी इसमें जनरेट कर दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस स्मृति को जानते। देखो, हम जो प्रीवियस ईयर की जो भी घटनाएं हैं हमारी मेमोरी में है तो हमको पता है, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, जैसे 1000 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, 500 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हम जान पाते हैं। अब देखो, यहाँ अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। आखेटक होते हैं यहाँ पे, संग्राहक, शिकारी, ठीक है, पशुपालन, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। यही नहीं, हम पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक जहाँ पे देखा करते थे। अब देखो, भले ही आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है ये वाला, अब हमको यह एक चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गई हमको? इस इतिहास से हमको एक चीज़ पता चली कि उस समय हमको शिल्पकार, ठीक है, संगीतकार, शासक वर्ग, पुरोहित, है ना, तो इन सब के बारे में हम जो है हमको पता चल सकता है। कृषकों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कलाकार भी हो गए, इसमें वैज्ञानिक भी आ गए। ठीक है, मतलब एक ये चीज़ हमको ये चीज़ें बता दी गई हैं इसके अंदर वास्तविकता में कि हम इनके बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन कहीं पर एक आम जनता का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, आगे जाके पढ़ेंगे। अब आपको मानचित्र 1 में नर्मदा नदी हमको देखनी है, तो ठीक है, हम पहले यहाँ पे नर्मदा नदी को देखते हैं। कहीं आपको नर्मदा नदी दिख रही है? एक बार मुझे बताइएगा किस दिशा में नदी दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ इस क्षेत्र में नर्मदा नदी है, बीचों बीच में, है ना। तो ये बीचों बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। अभी हम इसका अध्ययन करेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में पता चल रहा है कि नर्मदा नदी के तटों पर यानी किनारों पर ये नदी चल रही है और इसके जो किनारे हैं यहाँ पे लोगों ने अपना घर वर बसाया होगा, तो इसी के तट पर रहते थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जंगल में विशाल संपदा से परिचित थे, भोजन के लिए जड़ों, फलों और उत्पादकों को संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे और जानवरों का आखेट यानी शिकार किया करते थे। अब यहाँ पे हमको क्या पता चला नर्मदा नदी के बारे में? नर्मदा नदी के बारे में हमको ये पता चला कि कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ लोग नदी के किनारे मतलब तटों पे रहते थे, आखेट यानी शिकार करते थे, आपके जड़ी बूटियाँ वगैरह भी बनती थी, विशाल संपदा का यहाँ भंडार था और कुशल संग्राहक थे यानी संग्रह करके रखते थे। ठीक है, उत्पादों को संग्रह करके रखते थे, जो भी जड़ें थी, फल थे, ठीक है, उनको भी संग्रह किया जाता था। ठीक है, मतलब नर्मदा नदी के वहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र था वो उपजाऊ था, तभी तो हमको फल फूल ये सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर में आ जाओ। अब आपको सुलेमान और किरथर दिखाते हैं। ये लो, ये रहा सुलेमान, ये है किरथर। ठीक है,
पाकिस्तान के वहाँ पे ही दिख रहा है हमको सुलेमान और किरथर, ठीक है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व का 8,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 8,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूँ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे गेहूँ के साक्ष्य हमको देखने को मिल रहा है, गेहूँ जैसे चीज़ों को उपजाना प्रारंभ किया, ठीक है। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, ये सुलेमान और किरथर की बात हो रही है, गाय, बैल जैसे पशुओं को यहाँ पालना शुरू किया। उत्तर पूर्वी गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। ये है गारो ईस्टर्न क्षेत्र में और ये है विंध्य पहाड़ी, ठीक है, नर्मदा के ठीक ऊपर है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का विकास हुआ, ओके। जहाँ चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य में उत्तर में स्थित थे। कहाँ? उत्तर में स्थित थे, ओके। अब देखो हमने कौन कौन सी लोकेशन पढ़ी। यहाँ पे आपको एक अच्छा ऐसी चीज़ें बताते हैं कौन से हमने यहाँ पे लोकेशन पढ़ी, वो दिखाना ज़रूरी है। चलो, सबसे पहले एक सुलेमान पढ़ी, एक किरथर पढ़ी। सुलेमान थोड़ा इधर साइड हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। बोलो सुलेमान, किरथर, विंध्य की पहाड़ियाँ, ओके। और एक गारो पहाड़ी पढ़ी हमने, ठीक हो गया। और एक पढ़ा हमने नर्मदा नदी, ठीक है। अब देखो इतनी लोकेशन हमने देखी, ठीक है। सबसे पहले हमने नर्मदा के बारे में देखा। क्या देखा हमने नर्मदा के बारे में? कि वहाँ का क्षेत्र क्या था? उपजाऊ था। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है। यहाँ के तटों पे क्या क्या जो थे, जड़ी बूटी, फल, कंदमूल, ये सब कुछ मिलता था। कृषि भी करते थे, ठीक है। इनके हमको और संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे, आखेटक थे यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर हमने सुलेमान और किरथर के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? यहाँ पे गेहूँ उपजाया जाता होगा, है ना, यही तो पढ़ा हमने। और यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता होगा, गाय, बैल, ये सब कुछ पालते थे। और गारो और विंध्य के बारे में हमने क्या पढ़ा? गारो और विंध्य के बारे में भी तो पढ़ा था कि यहाँ कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? कृषि का विकास। ये देखो, यह है गारो, यह है विंध्य। यहाँ पे कृषि का विकास हुआ। किसका? कृषि का। एग्रीकल्चर यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। चलो अब पूरे मैप का हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैप दिमाग में छप जाना चाहिए। साउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लो, सबसे पहले ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट याद करना है। इजी था, इजी है ना। यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट है, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है और ये वेस्ट साइड में है। याद हो गया? याद हो गया, वेरी गुड। इसके बाद पश्चिम घाट के बगल में तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा के यहीं पर इससे क्या मिलती है? कृष्णा नदी मिलती है, ठीक है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा, ठीक हो गया। और पूर्वी घाट की तरफ यहाँ पे आपको पेन्नार नदी देखने को मिलेगी। कौन सी? पेन्नार। और एक कावेरी नदी देखने को मिलेगी। क्या? पेन्नार नदी और कावेरी नदी। अब देखो, अब आपको कैसे याद रहता है? साउथ का पढ़ा ना, तो साउथ की यहाँ ईस्टर्न घाट, यहाँ वेस्टर्न घाट, घाट लिख दो, ठीक हो गया। क्या बहती है? पहले तुंगभद्रा, और ऊपर क्या बहती है? कृष्णा, ठीक हो गया। यहाँ पेन्नारी था ना, और कावेरी, यही तो पढ़ा है ना। तो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। फिर से देखो एक बार, ये देखो याद हो गया ना। ये वाला पोर्शन याद ही हो गया आपको, ये वाला पोर्शन याद ही हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आती है यहाँ पे ऊपर, उसकी ही दक्कन है। क्या है? दक्कन। दक्कन के बगल में कौन? यहीं पे से बहती है गोदावरी। क्या बहती है? गोदावरी। फिर थोड़ा गुजरात साइड जो है, महाराष्ट्र साइड देखो, यहाँ सतपुड़ा, ताप्ती,
सतपुड़ा, ताप्ती नीचे है, सतपुड़ा ऊपर है, ताप्ती नीचे है, सतपुड़ा ऊपर है, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, ताप्ती माने बहुत ज़्यादा ताप पड़ा और उसका पूड़ा बन गया, उस सतह का क्या बन गया, पूड़ा, तो ताप्ती और सतपुड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे से ईस्ट से क्या बह रही है, एक महानदी, महानदी बह रही है, क्या बह रही है, महानदी, महानदी। फिर ऊपर जाओगे, बीचों बीच क्या थी, नर्मदा, उसके ऊपर विंध्य पहाड़ियाँ। यहीं से आपकी आ रही है चंबल और सोन नदी, ये रही सोन नदी, सोन नदी, यहाँ से आ रही चंबल नदी और यहाँ से यमुना, यमुना और चंबल का जब मिलन हो रहा है तब आगे बढ़ रही है। एक गंगा नदी भी यहाँ से साथ साथ चल रही है और सोन नदी भी है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र, गारो, गंगा नदी यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, ठीक है। यहाँ थार है ओके। फिर यहाँ हिमालय का पोर्शन है पूरा, ये हिमालय का पोर्शन है, ठीक हो गया। फिर यहाँ सुलेमान और किरथर पड़ा, ऊपर है काबुल नदी, क्या है, काबुल नदी, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी, यहाँ पे से व्यास नदी है ना। अब देखो कैसे याद करेंगे, एक बनाना है इधर का पोर्शन और एक बनाना है आपको ऊपर का पोर्शन, ठीक हो गया, ऊपर का पोर्शन। यहाँ तो इजी है, ईस्टर्न, मैं कुछ नहीं, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखूँगी। यहाँ नंबर 1 है ईस्टर्न साइड, यहाँ है वेस्टर्न साइड, यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगी, ठीक है। चलो हाँ ऐसा कर लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, इजी पड़ेगा, है ना। लो अब देखो, यहाँ था आपका ईस्टर्न साइड, यहाँ था वेस्टर्न साइड, ठीक है। फिर ऊपर क्या थी, वेस्टर्न साइड में यहाँ पे थी आपकी, पहले थी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, फिर क्या थी, कृष्णा, के हो गया। यहाँ पे ईस्टर्न में क्या थी, पेन्नार और कावेरी, ठीक है। इसके बीचों बीच आपकी थी नर्मदा, नर्मदा, उसके ऊपर क्या थी, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे राजस्थान में आपको यहाँ पे दिखेगा था, यहाँ पे इस साइड में थार, थार, यहाँ पे इस पोर्शन में क्या था, सुलेमान, इसको इजी कर लेते हैं, थौ से थार, सुलेमान और किरथर, ऊपर क्या थी, काबुल नदी, काबुल नदी थी ना ऊपर, है ना। फिर इसके यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से आपके निकल रही है, यहाँ पे सोन नदी थी, गंगा नदी भी यहीं से आ रही थी, यमुना नदी थी, फिर सतपुड़ा, ताप्ती, पहले क्या था, यहाँ पे तापा और फिर ऊपर सतपुड़ा, यहीं से तो कराया हमने, है ना। तो एक इमेज तो क्रिएट हो गई होगी, ठीक है, इमेज तो क्रिएट हो गई होगी आपकी। एक सिंधु नदी का याद कर लो, सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी बहेगी और फिर क्या है, इसका याद करने का है, रावी नदी बहती है यहाँ से, ठीक है। इसके साइड में रावी, व्यास, चिनाब, सतलज, है ना, ऐसे करके। तो कुछ क्रिएट तो हुआ ना दिमाग में। बीच में गोदावरी नदी, यहाँ पे गोदावरी, दक्कन, दक्कन के ऊपर गोदावरी, और यहाँ पे महानदी भी थी, महानदी भी थी, है ना। तो मतलब एक इमेज तो तैयार हो गई होगी। एक बार देखो विदाउट मैप, ये है, एक जगह बना लो साउथ और एक जगह बना लो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक हो गया। अब देखो साउथ में क्या क्या पढ़ा था हमने, नंबर 1 हमने पढ़ा था यहाँ पे, एक तो आपका ईस्टर्न साइड प्लस वेस्टर्न साइड, उसमें क्या क्या पढ़े थे हमने, तुंगभद्रा और कृष्णा, ठीक है, और प्लस हमने और क्या क्या था, पेन्नार नदी और अपने कावेरी नदी, ये इसका है, ये इसका है, ठीक हो गया, ओके। फिर हमने देखा वहाँ पे गोदावरी, गोदावरी देखा था, प्लस दक्कन भी देखा था, ठीक हो गया। नॉर्थ में तो बहुत सारे हमने चीज़ें देखे और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के साइड भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए वैसे मान लो, ओके, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। वहाँ हमको ब्रह्मपुत्र देखने को मिली, ब्रह्मपुत्र देखने को मिला, गारो देखने को मिला, ठीक हो गया। फिर आओ, एक हमको महानदी देखने को मिली, महानदी, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सोन नदी हो गई आपकी, है ना, ओके, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज देखने को मिल गई, सिंधु नदी पाकिस्तान के, काबुल नदी भी अफ़गानिस्तान के, वहाँ सुलेमान किरथर देखने को मिल गया आपको,
है ना, दक्कन देखने को मिल गया आपको। तो एक कम से कम कुछ तो दिमाग में बैठा होगा जो जो चीज़ें बताई, ठीक है। चलो बस इतना याद रखना कि ये वाली जो साइड है ना, ये गंगा वाली, तो गंगा यमुना चंबल सोन नदी, ऐसे याद कर लो। विंध्य की पहाड़ियाँ, नर्मदा, ठीक हो गया। अब कुछ तो दिमाग में बैठा ही होगा आपके, ठीक है। एक इमेज बन गई। मानचित्र पे सिंधु, इसकी सहायक नदी का पता लगा, हमने लगा लिया पता। भाई हमने अभी मैप का इतना अच्छे से एनालाइज किया है। कौन कौन से थे बताओ? सिंधु की सहायक नदियाँ थी रावी, ठीक है। कौन कौन से, हाँ अपने उससे लगा रहे हैं अभी। रावी थी, चेनाब थी, ब्यास थी, सतलज थी, और एक झेलम भी होगी, ठीक है। दिमाग में बैठ गया। चलो कहाँ पे थी, किस साइड में थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये मैंने प्लस का निशान ना इस साइड में थी, यानी ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगी आपको ये सारी चीज़ें, नदियाँ। ओके चलो, सिंधु नदी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब देखिए भारत के उसमें देखने को मिलेगी आपको। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700, कब की बात हो रही है? 4700 पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्रवर्ती तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष हुआ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी सहायक नदियाँ थी, और जो एक बहुत सहायक नदी क्या होती है, जो बहुत सारी नदियाँ या फिर कोई एक नदी भी जो है एक बड़ी नदी से मिल जाती है, उसे सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व उसी नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक हो गया। आरंभिक नगर वही फले फूले 4700 वर्ष। और 2500 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्रवर्ती तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगा, अभी हमने देखा था। गंगा, यमुना, आपका चंबल भी था नीचे से, और यहाँ पे लास्ट में सोन भी बह रही थी, सोन नदी भी बह रही थी, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। जी आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। इसके शासन में बहुत शक्तिशाली, क्योंकि जो मगध था ना वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। देखो जो भी राष्ट्र, जो भी राज्य संसाधनों से संपन्न होता है ना, वो राज्य बहुत ज़्यादा उन्नति करने, अगर सही दिशा में उन्नति की जाए तो बहुत अच्छी उन्नति करता है, ठीक है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। क्या की? एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। बिल्कुल, उस समय ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तो यात्रा हो ही रही थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और हमेशा आप 9th से शुरू करो, 11th से शुरू करो, 12th से शुरू करो, या फिर क्लास 6 से शुरू करो, सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है ना। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे एक बार कि लोगों ने सदैव, यहाँ पे कहा जा रहा है, पढ़ूंगी नहीं, कि एक महाद्वीप से दूसरे मतलब यात्राएं होना यहाँ पे स्टार्ट हो रही। लॉजिक क्या कहता है? यात्राएं होना, चाहे पहाड़, नदियाँ या फिर रेगिस्तान, हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत वो पार करके आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक समुद्रों के कारण जोखिम भरी तो थी यात्रा, लेकिन असंभव नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना,
अभी भी चलता है ऐसा। विस्तारवादी नीति यहाँ बहुत चलती थी उस समय। क्यों? क्योंकि सबको अपना एरिया बढ़ाना होता है। एरिया कब बढ़ाना होता है? जब उसे दूसरे साम्राज्य पे कब्जा करना होता है। यानी जैसे मान लो कि आपको आपका खेत है और थोड़ा किसी मतलब कोई बुरा इंसान, बुरा नहीं कह सकते, मतलब लालच आ गई कि यार मैं इसका खेत भी कब्जा लेता हूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रखी है, तो उसने उसमें अपना आधिपत्य कहा। दूसरे को तो पता था नहीं मेरा खेत है, तो वो भी चले गया, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हर चीज़ मेरी आधिपत्य पे हो। जब इंसान ऐसा सोचने लग जाता है ना कि सब चीज़ से मेरा आधिपत्य हो, तो कहीं ना कहीं उसका जो है पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज क्या कहता है? एक लोकतांत्रिक समाज कहता है कि सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबकी सोचो, सबका कल्याणकारी भावना के बारे में सोचो। लेकिन जो है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम पॉलिटी वगैरह में, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी इसकी। चलो, यहाँ से मुद्दा निकला तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और फिर एक तो पहला रीज़न ये था अपना विस्तारवादी नीति को चलाना, सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दूसरा था कि जो है आपका व्यापार के लिए भेजना। ठीक है, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों पे अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए भी एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे तो कस्बे जा रहे थे और रोचक स्थानों पर खोजने के लिए उत्सुकतावश यात्रा करते थे। कभी कभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने। देखो, अब इससे समझे क्या हम? यानी यात्रा, ट्रैवलिंग, सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन एक लॉजिक के तहत आप ये सोचो कि जब आप यात्रा करोगे तो एक संस्कृति है, आप कुछ संस्कृति तो कल्चर लाओगे, तो एक कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे कल्चर में भी तो होगा, और आप भी उस कल्चर से कुछ सीखोगे। तो फिर जब आप अपने देश जाओगे तो आप उस कल्चर को यहाँ पे भी दिखाओगे। व्यापार करोगे तो एक दूसरे को व्यापारिक स्थिति में भी लाओगे, है ना। तो आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र एक को देखो, देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रखा है। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अरे बताना ही पड़ेगा। चलो देखो, यहाँ पे जो हिमालय है ना, ये हिमालय कभी कभी हम बाउंड्री सेट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्राकृतिक बाउंड्रीज होती हैं जो प्रकृति ने ही बनाए होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं प्रकृति ने बनाई है, हमारी बाउंड्रीज को बनाए नहीं बनाए हैं। जैसे हिमालय है तो एक बाउंड्री यहाँ पे से बन रखी है हमारी, है ना। कोई पहाड़ी है वहाँ से भी, तो मतलब प्राकृतिक चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है, प्राकृतिक सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और वहीं बस गए। लोगों के इन आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के जो थॉट थे वो अपना रहे थे, यानी कि विचारों को अपनाया जा रहा था। देखो, आवागमन होगा हर चीज़ में। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो कुछ ना कुछ आप भी सीखोगे और वो भी कुछ सीखेंगे ना। ठीक है, अब मानचित्र एक में आधुनिक भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देश को दर्शाइए। ये तो ईजी आपको आता होगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, ऐसा मतलब हमको देखने को मिलता है। ओके, ये भी देख लिया। अब देखो, देश का नाम, ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी देखने को मिलेगा कि अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग होता था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने देश में पहले इंडिया कहा जाता, और इंडिया किससे निकला है? इंडस से निकला है। इंडस से निकला है और संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है।
संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है। एटलस में हमको ईरान और यूनान आपको देखना होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारा भारत है, इस तरफ है, तो इसी तरफ होगा आपका ईरान और यूनान। जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बाहर जाओगे ना, तो उसी तरफ को आपको ईरान यूनान भी देखने को मिलेगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, मैंने क्या सिखाया था, कैसे निकालोगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यहाँ उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ पे इस साइड की ओर, ये वाले बॉक्स को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है ना। तो वहाँ पे जो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा, क्या कहा, सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भू प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदोस इंदोस कहा गया यूनानी ईरानियों द्वारा, और नदी के पूर्व वाले भूप्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया गया। तो भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया, जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं उनके लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में हमको देखने को मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों के एक पृष्ठ देखने को मिलेगा। अब ये पांडुलिपि वगैरह क्या होती है बताती हूँ। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। यह पुस्तक के हाथ में लिखी होने के बाद पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो पांडुलिपि इंस्क्रिप्शन होती है। देखो जो पांडुलिपियाँ होती हैं ना, वो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो पत्थरों पे उकरी जाती हैं वो इतनी जल्दी कभी नष्ट नहीं होगी, है ना। तो इसलिए कुछ पांडुलिपियाँ हमको ख़राब अवस्था में मिली, जिस कारण से बहुत सारी जानकारियाँ जो है मिस हो गई, ठीक है। तो जो है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र से बनाई जाती है, यानी या तो पाम लीव लिखा आएगा या तो ताड़पत्र लिखा आएगा, ठीक है। उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पे लिखी जाती है। तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है। ये क्या है, एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए एक ताड़पत्र का पत्तों की काटकर अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया गया। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि हो जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और मेन्यू माने होता है हाथ, ठीक है। तभी स्क्रिप्ट माने क्या होते हैं, जो लिपि है। इसको पढ़ सकते हो आप एक बार, देखिए तो हम इसको, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये पुरुषा लिखा है, कुछ पुरुषा जीवा, है ना। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं उनका काम वो इन्हीं पांडुलिपियों का वगैरह का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा ना पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और नष्ट हो गए, और पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं। किसके से, ये याद रखना, मंदिर और विहार। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनसे कई संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा का लोग आम लोग करते हैं, यानी कि हमको यहाँ संस्कृत में लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन यानी पांडुलिपि और प्राकृत और तमिल में भी मिले हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर, अब देखो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, तो पत्थर पे उकेरे जाते हैं, कठोर सतह पे उत्कीर्ण मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित स्त्री पुरुष अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाते हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा होता है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत चीज़ें समझाऊंगी अभी। लगभग 2550 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पे उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने यूनानी आर्यमाइक नामक 2 लिपियों में लिखी गई है। तो ये एक लिपि है, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती होंगी?
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद पत्थर, ईंटें, इमारतें, अवशेष, चित्र तथा मूर्ति का अध्ययन करते हैं और औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति से छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुओं से बनी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानकारों चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। किसकी? चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जल के रूप में बचे रहते। ठीक है। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होने से ही अतीत के बारे में से पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उस जासूस की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में एक अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये वाला समझा देती हूँ, एक मिनट। देखो, जो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यानी पांडुलिपि और अभिलेख, कौन सा ज़्यादा बेटर है? अभिलेख, क्योंकि इसको उत्कीर्ण करवाया जाता था और बहुत लंबे समय तक वो हमको जो है सुरक्षित मिलती है, जबकि पांडुलिपियाँ सुरक्षित नहीं है, वो तो नष्ट हो सकते हैं ना, मिले तो हैं लेकिन आधे अधूरे भी मिल रखे हैं। ठीक है, ओके। और ये है प्राचीन नगर के प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। दाएं ओर एक पुराना चांदी का सिक्का हमको दिखता है, ये देखो। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये बताना है। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बर्तन, मृतभांड बर्तन ही होते हैं, और आपका जो सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, अभिलेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, ठीक है, आभूषण हैं, इनकी छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, हड्डियाँ भी प्राप्त होते हैं और जिनके अवशेषों से वो अध्ययन करते हैं, चाहे वो जले हुए टुकड़े भी हों। ठीक है, क्या पुरातत्वविद बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? लॉजिक लगाना है हमें। अतीत एक या नहीं, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पे ध्यान दिया है? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, ऐसा इस तथ्य की ओर जो है ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोगों के इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारी जीवन, शिल्पकारों जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन में मछली पकड़कर शिकार करते थे, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब देखो, अतीत और अनेक, जब हम अतीत कहते हैं वो कह रहे बहुवचन है। ठीक है, क्यों रखा है? क्योंकि हमको ये ध्यान दिलाना है कि जो कुछ समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखती है। किसी पशुपालक के लिए अथवा कृषक का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन, शिल्पकारों, इन सभी का जीवन भिन्न है। ठीक है, जैसे कि हम आज देखते हैं कि अंडमान निकोबार का एक उदाहरण देखो, मछली पकड़ के शिकार करते हैं, फल फूल संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में क्या करते हैं, हम आपूर्ति करते हैं, खाद्य आपूर्ति करते हैं ना, बेचते हैं, खरीदते हैं। और इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि शासक अपने विजय का लेखा जोखा रखते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों से उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा अथवा पशुपालक, आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्वविद की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि तारीख को 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है 2000 वर्ष बाद ईसा मसीह का जन्म पूर्व की तिथियां। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व दिशा की ओर यहाँ पे
और जो है आपको तिथियों का उल्लेख करना है। यहाँ देखो, अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं बीसी को, और जो एडी है उसको एनो डोमिनी कहते हैं, जो कि लैटिन शब्दों से बना है, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसी बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट वर्तमान समय के लिए करते हैं। अब देखो हमने क्या क्या सीखा। एक तो आपको ना जो जो इसमें कितने साल चीज़ें पुरानी दे रखी हैं वो पढ़ना है। जैसे कि जहाँ पे जो आपको जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है 4700 वर्ष पूर्व, यहाँ 2500 वर्ष पूर्व। तो इसको याद करो। 47 वर्ष पूर्व क्या है कि जो आपकी नदी के किनारे है वहाँ नगर फल फूल, और यहाँ पे गंगा नदी की बात हो रही है जहाँ पे तटवर्ती इलाकों में नगर फूले, तो 2500 वर्ष पूर्व हो गया। ठीक है, एक तो ये याद रखना। क्योंकि हाँ, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2500 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। उत्तर पश्चिम में ईरान यूनान ने सिंधु और हिंदूस का नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में हमको एक कृति देखने को, आरंभिक कृति देखने को हमको यहाँ पे मिलता है संस्कृत में। फिर 4700 वर्ष पूर्व पात्रों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, तो इतनी ही चीज़ थी इसमें, बाकी अब समझा देते हैं, फिर अच्छा वाला रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने एक मैप का अध्ययन किया, बहुत अच्छे से प्रयोग किया, ठीक हो गया। लेकिन कुछ शब्द थे, जैसे आपको यात्रा के बारे में, यात्रा ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये रहे आम आदमी की बात बहुत कम की गई है इतिहास में, आम आदमी कॉमन मैन की बात बहुत कम की गई है ना। ओके, और आपको जो है मगध कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और नदियों के बारे में, मतलब नदी के किनारे कितने इम्पोर्टेंट थे, ये मैप याद रखना। इंदोस और हिंदोस इंडिया के बारे में याद रखना। मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ओके, जैसे कि तो यहाँ पे अब हमको देखो, हमने सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है, अब हमको अपना कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वो संग्रह वगैरह करते हैं, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो फिर आखेट और संग्रह हो गया। ठीक है, ओके, मगध के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मगध के बारे में कि पहला बड़ा राज्य था। ठीक हो गया। फिर जो हमने सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक ना, ये प्रथम नगर था, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा वगैरह आपको देखने को मिले, पढ़ोगे आगे। गंगा घाटी में नगर थे, तो इसका नगर गारो यहाँ पे क्या था, गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हो रही थी। ठीक हो गया। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर यही है भाई। पांडुलिपि जो है पे ताड़ पत्रों पे, भुर्ज के पत्तों पे लिखे जाते हैं, और अभिलेख हमारे पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते हैं। यही तो अंतर नहीं होगा, और भी अंतर आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही अंतर जो है आप मैंने निकाला है, इसके अंतर्गत आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, ऋषिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसमें क्या उत्तर हो सकते हैं। उसने क्या कहा था, इतने सारे वर्षों के बारे में हमको कैसे पता चलता है, इतिहास अतीत के माध्यम से पता चलता है ना। पुरातत्व द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर से बनी होती थी। देखो, एक तो हो गया आपके बर्तन, आभूषण, पत्थर, ये सब कुछ। पत्थर से कौन सी वस्तु बन सकती होगी, आपको ये सोचना है। पत्थर से आपके अभिलेख बनते थे ना, ये अभिलेख। ओके, साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते हैं, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। कम से कम 2 बातों का उल्लेख हो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं किसानों को जीवन में भिन्नता आई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तिथियां हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ कृषि का, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व का प्रथम नगर, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी
2500 वर्ष पूर्व, है ना। तो कृषि का विकास 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी और मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो ये वाली एनसीईआरटी आपको पूरी तरीके से अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। मैं एक साथ बना देती वीडियो, मतलब पूरे कवर का 10 के 10 चैप्टर, यानी कि आपके 10 घंटे। कभी कभी क्या होता है ना, लंबी वीडियो से फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, बिल्कुल, है ना। तो वही मैं आपको नहीं करवाना चाहती हूँ, इसलिए एक एक करके ही वीडियो आएगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो मुझे बताना, और इसका अगला चैप्टर भी जल्दी से लाने का प्रयास करूँगी मैं। और हाँ, ये बिल्कुल मतलब जो कोर है ना हिस्ट्री का, इसको पढ़ लो 6, 7, 8 का, तो ऑटोमेटिकली जो है 9th 10th तो वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। उसके उसके बाद 11th 12th ही पढ़नी चाहिए, 12th पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपकी जो है बेस तैयार करती है।